नमस्कार। तो कल देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव जागे रहे और रण था बनारस का। यह कहा जा सकता है कि कल अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ बनारस में चुनौती दी। देखिए, यह बात स्पष्टता के साथ कही जा सकती है कि बनारस के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं। और कल अखिलेश यादव ने अपने रोड शोज के जरिए किस तरह से प्रधानमंत्री को चुनौती दी, मैं चाहूंगा आप ये वीडियोस देखें, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बनारस की जनता में भी अखिलेश यादव को लेकर जबरदस्त उत्साह था। जी हां, जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव भी काशी विश्वनाथ मंदिर गए, यानी कि वो तमाम राजनीतिक पैंतरे अपनाए गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनाए थे। और प्रधानमंत्री भी देर रात तक जगे रहे। कहीं वो किसी स्टेशन जा रहे थे तो कहीं जाकर डमरू बजा रहे थे। जी हां साहब, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डमरू बजा रहे थे और इस तस्वीर को लेकर उनके समर्थक और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खासे उत्साहित थे। बम बम हर हर की बात की जा रही थी। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से डमरू बजा रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो चीज आदमी को खुशी देती है वो आदमी को जरूर करनी चाहिए, अगर उससे किसी और को नुकसान ना हो। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में इतने प्रसन्न होते हैं मानो निर्वाण हासिल हो गया। प्रधानमंत्री बहुत खुश रहते हैं जब वो चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, वो आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर ये काम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे होते तो बात समझ आती। मगर आप भी जानते हैं कि अगर कल रात सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस तरह के रोड शोज कर रहे होते बनारस में, तो प्रधानमंत्री को जो प्रतिक्रिया मिल रही है उसका 1/10वां हिस्सा भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को नहीं मिलता। मैं अब आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपके पूरे स्क्रीन पर। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं और आधे स्क्रीन पर सुमी यूनिवर्सिटी, यूक्रेन के सुमी यूनिवर्सिटी में हमारे छात्र फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं कि अब हम 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया है, पानी तक खत्म हो रहा है। लोग बर्फ को ला लाकर उससे पिघला रहे हैं पानी पीने के लिए। यह बेबसी है उसकी। तो जब प्रधानमंत्री डमरू बजाते हैं ना, तो यह तस्वीर यकायक मेरे सामने आती है। और आप कह सकते हैं कि आपको ऐसा कहने की क्यों जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव सिर्फ दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए। मैं स्पष्ट कर दूं, अगर यह काम रात भर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे होते, चुनाव प्रचार कर रहे होते, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तेवर पर भी नहीं है जिस तरह से वो डमरू बजा रहे हैं। मगर चूंकि आप जानते हैं कि मेरे इस मंच पर और शायद मेरे ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबसे ज्यादा यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की आवाजें सुन रहे हैं, इसलिए जब मैं ये तस्वीर देखता हूं ना, तो मुझे ये तस्वीर काफी हद तक खलती है। मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों की आवाज को और गंभीरता से सुना जाना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार कर क्या रही है? सिर्फ और प्रचार कर रही है और कुछ नहीं। उनके मंत्री प्रचार कर रहे हैं और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। छात्र जो आ रहे हैं उनसे मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बहुत अखरती है दोस्तों। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने रात भर बनारस में बिताई, जो मैंने कहा उस चीज ने उन्हें बहुत खुशी दी। जो चीज अखर रही थी दोस्तों, कि क्या एक देश के प्रधानमंत्री को इतना वक्त चुनाव प्रचार में बर्बाद करना चाहिए? अखिलेश यादव जानते हैं कि बनारस में उनकी चुनौती बहुत गंभीर है, मगर कई जानकार कह रहे हैं कि बनारस शहर के बाहर सूरत हाल बदल रहे हैं। यानी कि जो ग्रामीण आंचल है इस क्षेत्र का, वहां पर अखिलेश यादव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं है, मगर यह मुकाबला सही मायने में अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में है। क्योंकि अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ही अपने चेहरे के तौर पर पेश किया होता और हर जगह वही अखिलेश के सामने लाए गए होते, तो यह मुकाबला जो है फिर वो अखिलेश के पक्ष में हो जाता। अखिलेश भी जानते हैं कि अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो किन पैंतरों का इस्तेमाल किया जाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह मुकाबला तो जनता लड़ रही है, और भाषण के अंत में उन्होंने किस गुल्लू का जिक्र किया वो भी आप देखें। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जो चुनाव जनता लड़ रही है। ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा, कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा, और हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है। 6 चरण में तो छठवें चरण में तो साइकिल ने और छड़ी ने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। 6 चरण में पता नहीं लगा इनका कहां पहुंचे हैं वो लोग, और तभी देखा होगा उनकी भाषा बदल गई। भाषा बदल गई, बीजेपी के नहीं बदल गई। और हम तो ये जो घोर परिवारवादी वालों को कहना चाहते हैं, जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं घोर परिवारवादी लोग। हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी लोग हैं। हम घोर परिवारवादी लोग आपको एक सलाह देना चाहते हैं। कब आने वाले समय में आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट भी बुक कर ली है। बताओ टिकट बुक हो गई कि नहीं हो गई? तो हम परिवार वालों की सलाह मान लो कि हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए मिठाई, खिलौना, कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं। तो हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं, जब वो अपने घर गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। जी हां दोस्तों, अखिलेश बार बार गुल्लू का जिक्र करते हैं। इसके जरिए वो एक तीर से 2 निशाने साधते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर तो उनका हमला है ही, साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो पालतू मीडिया है ना, उस पर भी हमला है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे ही गुल्लू और कालू की बात की जाती है तो उन न्यूज चैनल्स का जिक्र किया जाने लगता है जिन्हें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यकाल में करोड़ों रुपए दिया गया ताकि वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ में पुल बांधें, कसीदे पढ़ें। और यही वजह है कि अब गुल्लू और कालू जो है वो एक तरह से परिचायक बन गया है, एक तरह से नुमाइंदगी कर रहा है गोदी मीडिया की पहचान की। मैंने एक चीज पर गौर किया दोस्तों, चुनाव प्रचार की शुरुआत में अखिलेश यादव के मुंह से जिन्ना शब्द निकल गया था, और वो मौका मिल गया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा के तमाम नेताओं को, जिसमें वो अखिलेश यादव पर हमला बोलते रहे। मगर उसके बाद से अखिलेश यादव ने भाजपा को कोई मौका नहीं दिया उन पर हमला बोलने के लिए। वो लगातार 2 मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, और अपनी तरफ से जनता को एतबार दिलवा रहे हैं या भरोसा दिला रहे हैं। अब वो पूरा कर पाते हैं नहीं, मैं नहीं जानता हूं, कि बेरोजगार को रोजगार देंगे, नंबर 1। दूसरा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली। ये उनका तुरुप का पत्ता जो है वो साबित होने वाला है। और ऑफ कोर्स कौन भूल सकता है समाजवादी पार्टी की पुरानी पेंशन योजना। ये जो पुरानी पेंशन योजना है उसने लोगों में जबरदस्त राजनीतिक दस्तक दी है, और लोग जो हैं इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। वो बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो महंगाई जो है वो आपको खा जाएगी। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। और जब से ये सरकार में आए हैं, डीजल और पेट्रोल लगातार इसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। डीजल की कीमत बढ़ा दी और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। बताओ आज पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और याद रखना, ये अगर दोबारा आ गए
तो पेट्रोल 200 रुपए में खरीदना पड़ेगा आपको, 200 रुपए में। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार रक्षात्मक मुद्रा में हैं। मुझसे बार बार आप लोग कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री बार बार अपने बयान बदल रहे हैं तो क्या इसका मतलब बीजेपी हारने वाली है? इसका इतना आसान सा जवाब नहीं हो सकता दोस्तों। आपको यह नहीं भूलना होगा कि बीजेपी को चुनौती दी जा रही है। बीजेपी यह भी समझ गई है कि पालतू मीडिया के तमाम समर्थन के बावजूद उसका संदेश घर घर नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको कल अपने कार्यक्रम में दिखला चुका हूं कि प्रियंका गांधी के एक लताड़ ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बदल लिए। मैं चाहूंगा आप 3 बयान देखें। पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि बुजुर्ग महिला ने मेरा नमक खाया था, फिर प्रियंका गांधी की लताड़, और फिर प्रधानमंत्री ने कैसे अपने तेवर बदले। देखिए, फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी, तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी हिम्मत हो ये कहने की कि इस देश की बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते मंच पर क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा और उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मुझे एक बोरा राशन मिला, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमक खाया, इसीलिए मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी, उनको बार बार वोट दूंगी। ये चाहते हैं आप कि प्रधानमंत्री सोचे कि आप उनका नमक खा रहे हैं? नमक तो नेताओं ने आपका खाया है। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। इस तरह से प्रियंका और अखिलेश लगातार चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, अखिलेश जो है वो यकीनन मुकाबले में कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस एक अच्छी लड़ाई लड़ रही है, और सिर्फ इन चुनावों में नहीं, उससे पहले भी तमाम मुद्दों को गंभीरता से प्रियंका ने उठाया। चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे उन्नाव हो, उन तमाम मुद्दों पर जमीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई दी। अखिलेश उस वक्त नदारद थे, मगर जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर वो ताकत नहीं है जो ताकत अखिलेश के पक्ष में दिखाई दे रही है। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये खबर बहुत कुछ कहती है। क्या ये खबर ये इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो नौकरशाह हैं वो मान के चल रहे हैं कि 10 तारीख के बाद अखिलेश आ रहे हैं? खबर देखिए, उत्तर प्रदेश 44 माह से खाली अखिलेश और मुलायम के पुराने बंगलों की सफाई करवा रहे हैं योगी के अफसर। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विक्रमादित्य मार्ग पर 2 बंगले थे, अखिलेश यादव के और मुलायम सिंह यादव के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें ये बंगले खाली करने पड़े थे, और फिर ये बंगले जो हैं आवंटित हो गए थे कैबिनेट मंत्रियों को और नौकरशाहों को। मगर यहां कोई नहीं रहा, 3 साल से बंगला खाली है, अब इसकी सफाई करवाई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आगे देखिए साहब, बंगलों के गेट बाहर से बंद करके अंदर मरम्मत जारी है, और आप देख सकते हैं उसकी आप एक तस्वीर भी देख रहे हैं बाकायदा किस तरह से उसकी सफाई हो रही है। और यह खबर यह भी कहती है कि विक्रमादित्य मार्ग पर 4 और 5 नवंबर के बंगले 3 साल 8 माह से बंद है, इनकी सफाई जारी है। जबकि मायावती को पूर्व आवंटित 13A मॉल एवेन्यू भी खाली है, पर वहां कोई हलचल नहीं है। देखिए, दावेदार तो मायावती भी हैं, मगर मायावती का बंगला वहां पर कोई हलचल नहीं है। सफाई तो फिर वहां पर भी करवाई जानी चाहिए ना। ये क्या इशारा कर रहा है? यही नहीं दोस्तों, अब ये खबर भी पढ़िए, ये बहुत दिलचस्प खबर है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बने पार्कों और रिवर फ्रंट की भी साफ सफाई जारी है। खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क, लोहिया पार्क और रिवर फ्रंट की साफ सफाई, पौधों और घास के मैदानों को हरा भरा करने के लिए सिंचाई शुरू कर दी है। इन्हें सपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था।
ऐसी तेजी बसपा सरकार में बने स्मारकों व पार्कों पर नहीं है। यहां तक कि भाजपा सरकार में बने दीनदयाल स्मृतिका के रखरखाव की भी कोई पहल नहीं की गई है। 3 खबरें उभर कर आती हैं। पहली बात, जो स्मारक समाजवादी पार्टी ने खड़े किए उनकी साफ सफाई हो रही है। दूसरी बात, जो स्मारक बसपा ने खड़े किए उनकी सफाई नहीं जा रही है। उल्टा दीनदयाल, क्या नाम है इसका साहब, दीनदयाल स्मृतिका, इसकी भी साफ सफाई नहीं हो रही। दीनदयाल स्मृतिका जिसे भाजपा ने खड़ा किया है। क्या यह आने वाले वक्त की पहचान है, दस्तक है? जैसे मैंने कहा, इस सवाल का जवाब मैं कभी नहीं देता, नेवर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 मार्च को नतीजा अगर भाजपा के पक्ष में आया तो ये जो नफरती चिंटू है ना, 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स, ये जानबूझकर मेरे खिलाफ प्रचार चलाएंगे कि मैंने अखिलेश को विजयी बताया था। बिल्कुल नहीं साहब, मैंने सिर्फ जो है चुनावों को उसके परिप्रेक्ष्य में पेश किया था, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया ने अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके प्रचार को आप तक ला रहा था अपनी व्याख्या, अपने एनालिसिस के जरिए। मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि कौन जीत रहा। उल्टा मैंने बार बार एक बात कही है जो आप लोग अब तक याद कर चुके होंगे कि अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत जाते हैं तो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा, क्योंकि अखिलेश के खिलाफ योगी सरकार, मोदी सरकार का पूरा प्रचार तंत्र था जो उनके खिलाफ काम कर रहा था, यानी मीडिया। अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा सरकार की तमाम एजेंसीज थी। इनकम टैक्स ने किस तरह से उनके पार्टी के नेताओं को परेशान किया, और इसके बावजूद अगर अखिलेश जीत जाते हैं तो यकीनन वो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।